हेलो हल्द्वानी के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार है। मैं चंद्रा जोशी हूँ। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पहचान मेरी, मैं एक दिव्यांग हूँ। हाथ में बैसाखी लिए लोग मुझे देखते हैं तो उन्हें मेरी यही पहचान नजर आती है। मैंने दिव्यांग होने के बावजूद जो अपनी जिंदगी में अर्जित किया है, हासिल किया है, वह मेरी इस पहचान के आगे दब जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, श्रोताओं, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी नजर में भी दिव्यांग हूँ? क्या मैं खुद को दिव्यांग मानती हूँ? मेरी क्या फीलिंग है? और इतने सालों से समाज में मुझे क्या महसूस कराया, वह सब मैं आज आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। मैं चंद्रा जोशी, मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैं एक पार्लर भी चलाती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। सभी प्रकार के ऐपण मैं बनाती हूँ और कई पोर्ट्रेट भी मैंने बनाए हैं। मेहंदी में हमेशा अव्वल रहने वाली मैं चंद्रा जोशी, कितने अवार्ड भी मैंने इसमें हासिल किए हैं। मैं संगीत से प्रभाकर भी कर रही हूँ। एक बार अमर उजाला में एक प्रोग्राम था कैटवॉक का, तो वहाँ पर मैंने भी रैंप किया। जितनी भी ऑडिशन थी वहाँ पर, तो उन सब की आंखें नम थी कि एक छोटी दुबली सी बच्ची बैसाखी लिए कैटवॉक रैंप के लिए वो मंच पे उतर आई है। तो उन जैसे लोगों ने मेरे अंदर एक हौसला का अलग ही रुख मोड़ लिया, जिससे मेरा हौसला और बढ़ गया कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं आम लोगों की तरह ही हूँ। मेरे भी अंदर से वो वाली फीलिंग आती थी कि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, मैं भी सबकी तरह रैंप कर सकती हूँ और कुछ जो आम लोग करते हैं वो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा मुझे दक्ष स्वरोजगार अवार्ड द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, मैं चंद्रा जोशी, आप मुझे सुन पा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर, जो आज मैं यहाँ पर रेडियो पे बच्चों के लिए कार्यक्रम भी करती हूँ। बच्चों के लिए कहानियाँ जो हमेशा प्रेरणादायक रहती हैं, और पत्रकारिता में इंटर्नशिप भी कर रही हूँ। तो आज ये सारी बातें, ये कहानी साझा करने का खास मकसद यह है कि आज के दिन वो हमारा दिन कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगजनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप जो हमें बहुत बेचारगी की नजर से देखते हैं, ना वो हमें भीतर से बहुत कमजोर करता है, बल्कि हमें सारी हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वो हमें भीतर से बहुत कमजोर करता है। हम तो आप लोगों को देखकर अपने हौसले मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हम भी आपकी तरह नॉर्मल हैं, वह सब कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। तो अपनी कहानी शुरू करते हुए बताना चाहती हूँ कि मैं अपने सारे सभी दिव्यांग दोस्तों, भाई बहनों, सबके लिए एक प्रेरणा बनूं और उन तक अपनी बात पहुंचाऊं कि कोई भी काम हम नहीं कर सकते, ये भावना अपने अंदर कभी मत लाना। जितना हो सकता है हम आम लोगों से या नॉर्मल लोगों से उनके बराबरी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको धीरे 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 करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने एम पर खरे उतरो। तो दोस्तों, नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के मुक्तेश्वर क्षेत्र से लगभग दूर 8 किलोमीटर क्षेत्र में लुएसाल गांव से मेरी कहानी शुरू होती है। 6 महीने की जब इस बच्ची को मालूम ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो चुका है। दुनिया ने बहुत सारे सबक हमको सिखाए, बहुत पड़ाव से हम गुजरे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। हर बार कोशिश यही रही कि हम सबसे अलग हैं और हमको सब कुछ आता है, सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जब बहुत छोटी थी, 6 महीने की थी, पैर में चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद एकदम से पता नहीं चला, तो उसको दिखाया, मुक्तेश्वर जैसी जगह में दिखाया, तो उस वहां पर पता नहीं चला। हल्का सा पट्टी करके मुझे घर भेज दिया गया। तो गांव के पड़ोस के लोगों ने, सबने, घर के लोगों ने, सबने बोला कि इसको अच्छी जगह दिखाएं। तो पापा और मम्मी सब लोग इस चीज से हैरान हो गए कि इतनी बच्ची है और इसको ऐसे कैसे हो गया। तो पापा और दादी मेरे को दिल्ली लेके गए
वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला और जब 1.5 साल की थी मेरे 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे। जूता बनाया गया वो घर लाते ही, और मैं बढ़ने लगी तो जूता भी टूट गया और दोबारा बनाया, फिर टूट गया और तीसरी बार फिर कोई उसको सही कराने नहीं ले गए। तो आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि जूता दोबारा भी नहीं बन पाया। अगर बना भी लेते फिर मैं बढ़ती उम्र के साथ वो जूता थोड़ा बनता, जूता तो वही रहना था, तो इतनी बार बार वहाँ जाना आना पॉसिबल नहीं था और जूते से कितना सपोर्ट हो जाता। तो पैर सही नहीं हुआ, तो धीरे धीरे करके मैं बड़ी होने लगी। भाई बहन स्कूल जाते तो मेरा भी मन करता था मैं भी पढूं, लेकिन पढ़ने में अच्छी थी, पढ़ाई भी करती थी, घर में जो भी उनकी किताबें होती थी मैं पढ़ लिया करती थी उनसे। अब पढ़ने के साथ साथ जब वो स्कूल जाते मेरा भी मन करता मैं भी स्कूल जाती, और जब भाई बहन खेलते तो मैं भी सोचती थी मैं भी खेलूं। मम्मी कुछ भी काम बताती तो कोई एक मैं काम कर तो लेती थी, लेकिन दर्द हो जाता था तो फिर मुझे डांट भी पड़ती थी, तो काम मत किया कर। तो गांव में दोस्तों कैसा होता है, गांव की स्थिति कैसी होती है, शायद आप लोग उस चीज से परिचित हों, कितने लोग अपरिचित रहे होंगे। गांव की स्थिति बहुत सोचनीय और बहुत उसको दयनीय स्थिति बोल सकते हैं, बहुत दयनीय स्थिति होती है। तो क्या था, जब मेरी बहन स्कूल जाती थी वो घर आकर के पढ़ाई करती थी तो साथ में मैं भी बैठती थी, तो पढ़ती थी उसके साथ, कविताएं करती थी और कविताएं पढ़ के पापा को सुनाती थी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पढ़ते रही, और जब मैं बड़ी हो गई थी मेरा भाई भी स्कूल जाने लग गया था, तो भाई के साथ फिर मैंने जिद करी मैं भी पढ़ाई करूंगी, मुझे भी स्कूल जाना है। तो पापा और मम्मी सब लोग घर वाले सोचने लगे कि हाँ इसके लिए स्कूल जरूरी है, इसको भी भेजना है स्कूल, कैसे जाए, स्कूल बहुत दूर था। मैंने फिर भी कोशिश करी कि मैं स्कूल जाऊंगी। मेरे लिए स्कूल के लिए बैग आया, जूते आए, ड्रेस बनी, तो मुझे एक नई फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं स्कूल जा रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ मेरे को मेरे घर वाले स्कूल भेजेंगे, एग्री हो जाएंगे स्कूल जाने के लिए। तो स्कूल गई, वहाँ पे टीचर ने मेरे से सब कुछ पूछा। एक 1st, 2nd, 3rd क्लास के बच्चों का सिलेबस मेरे को सारा सब कुछ आता था। तो टीचर्स ने मेरे को 3rd क्लास में मेरा एडमिशन कर दिया। जो एडमिशन हो गया तो उसके बाद रोज स्कूल जाना आना, 1 से 1.5 किलोमीटर समथिंग पड़ता होगा हमारा स्कूल, तो इतना रोज पैदल जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं 2 दिन जाती, 3 दिन घर रहती, तो ऐसे ऐसे करके मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई करी। तो 6ठी क्लास में फिर पापा इतनी दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, स्कूल और दूर हो गया था। तो स्कूल दूर होने के बावजूद फिर पापा ने मेरा 6ठी क्लास में हल्द्वानी में बुआ जी के यहाँ एडमिशन करा दिया। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो मैं बुआ के बेटे के साथ साइकिल में जाती थी स्कूल। तो कई बार इतना नहर में पानी होता था, गिर भी जाती थी, तो फिर भी स्कूल तो जाना था। जैसे तैसे करके 1 साल मैंने वहाँ करी पढ़ाई, फिर उसके बाद मैं अपने गांव वापस आ गई। तो 7th में पढ़ती थी, ऐसे ही करके स्कूल जा रही थी। एक दिन मैं घर में, संडे था, मैं संडे के दिन मैंने घर के स्कूल के सारे कपड़े धोने, नौला, गधेरे, नदी सब होता था, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी जाऊं। घर वाले मना करते थे, मैं चोरी छुपे फिर भी जाती थी। तो ऐसे ही संडे के दिन मैं कपड़े धोने गई थी और वहां से घर आई कि मैं नदी में तैरने के लिए बहुत खुश रहती थी। तो सब लोग जाते थे साथ में, मैं भी चले जाती थी। घर आई तो मेरी चाचा की बेटी थी छोटी, उसको गोद में लेके मैं अंदर गई। जैसे ही मेरे पैर में वेट डल गया, ज्यादा हो गया, तो वो थी 1.5 साल समथिंग, तो मैं उसको पकड़ नहीं पाई, वेट सहन नहीं हो पाया पैर में। तो पैर की जो घुटने वाली एरिया है वो उसका जॉइंट अलग हो गया और पैर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। तब से मेरे हाथ में बैसाखी आई। बैसाखी से मेरा बहुत दर्द होता था हाथ में भी, और पैर तो बिल्कुल 1-2 महीने तक बिल्कुल बिस्तर में रहे। बहुत दर्द हो गया था, जॉइंट अलग हो गया था, तो बिल्कुल। और गांव से कोई एकदम से दिखाए, पापा घर पे नहीं थे, तो दिखाने का तो कोई नाम नहीं। सबको पता था इसका पैर खराब है, तो कोई बात नहीं। अब तो पढ़ाई मेरी सब 7th के बाद वहीं स्टॉप होगी। तो टीचर्स का मैसेज आता है
कि बच्चे स्कूल नहीं आ रही है, तो क्या बात है। तो फिर एक दिन घोड़े पे मेरे को स्कूल लेके जाते हैं और स्कूल में टीचर्स मेरी पोजीशन देख करके बोलते हैं कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आप घर पे रह के पढ़ाई करो और जैसे एग्जाम होते हैं इस एग्जाम के टाइम आप स्कूल आना और पेपर देना, आपकी क्लास बढ़ा दी जाएगी। तो वही प्रोसेस रहा। हाफ ईयरली एग्जाम भी हुए, एनुअल पेपर भी हो गए थे, तो मेरी क्लास चेंज हो गई, 8th में चली गई। उसके बाद क्या था, 8th में नए हमारे प्रिंसिपल आए, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट तुम्हारे स्कूल में हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया स्कूल में और फिर पापा को भी बुलाया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपके लिए पढ़ाई जरूरी है। पापा से बोला पहले, तो पापा बुलाया और पापा को बताया कि आपकी बेटी ऐसी है और उसको तो आपको और भी अच्छी पढ़ाई देनी है और अच्छा से अच्छा उसको पढ़ाना है, वो अपनी लाइफ आगे कैसे करेगी। तो वो चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। वो प्रिंसिपल सर का वो अभी अल्मोड़ा में है, तो अभी भी मेरी उनसे बात होती है। तो वो मेरे लिए एक भगवान का रूप, जो मेरे लिए एक सीढ़ी, जो मेरे लिए एक प्रेरणादायक वो रहे मेरे लिए। तो उन्होंने इतना एक भगवान का चमत्कार मेरे लिए किया है। तो जब वहाँ आए तो हम उनके साथ रहने लगे। तो मम्मी और मेरी एक भाई एक बहन वहाँ पे रहते थे। एक भाई मेरा गाँव में रहता था, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, थोड़ा सा पास में पड़ता था घर, तो वो गाँव में रहता था और हम 3 भाई बहन वहाँ पे रहते थे। तो हमने वहाँ पर पढ़ाई करी और जैसे सुबह शाम उनको टाइम मिलता था वो हमें पढ़ाते थे। जो कुछ भी आता था, मैं तो एक घर पे रह के मैंने वो पढ़ाई नहीं करी थी जो उन्होंने मुझे बताया। हर चीज में मुझे सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए। कुछ भी नॉलेज की बातें होती थी, इंग्लिश में, मैथ में, सब कुछ उन्होंने मुझे बहुत गाइडलाइन दी। तो उसके बाद 10th का हाफ ईयरली पेपर था और मेरे को ना बहुत दर्द हो गया था, मैं कमर से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद मेरे को दिखाना था, मैंने हल्द्वानी पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि हायर क्लासेस, तो आप ना बाहर दिखाइए बड़े हॉस्पिटल में। तो ये सब उन्होंने लेकर के दे दिया था। तो फिर पापा ने पता किया तो उन्होंने एम्स दिल्ली के लिए मेरे को लिख दिया था। तो जब हम हाफ ईयर पेपर हुए तो उसके बाद में दिल्ली गई और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। पहले देखा, रिसर्च किया, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, तो काफी टाइम तक ऐसे चलते रहा। उसके बाद फिर जब इलाज कराया तो वो बोले कि आपको टाइम लगेगा और टाइम लगने के साथ साथ आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे, या तो आपको पैर काटना पड़ेगा या फिर इलाज के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने यही बोला कि मेरा पैर मेरा ही है, आप मेरा इलाज कराइए, मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा पैर मत काटिए। तो उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अमेरिका से कहाँ से डॉक्टर आए। उन्होंने ये भी मेरे से बोला था कि आपका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा अगर आपका पैर सही हो जाएगा। समथिंग 3 साल तक पैर में लीजर हो रहा, मैं वहीं रही। बहुत कुछ ऐसे पड़ाव रहे, बहुत कठिनाइयां मेरे मम्मी पापा ने झेली। वहाँ पर पैसा कम था, आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा रही थी और बच्चे सब भाई बहन पढ़ने वाले थे। तो ऐसे करके भी पापा ने फिर भी इधर उधर से जुटा के पैसे मेरा इलाज कराया। फिर उसके बाद 2-3 साल बाद मैं गाँव आई और आती थी, फिर दिखाने जाते थे, फिर ऑपरेशन, कुछ न कुछ, फिर ऑपरेशन, समथिंग ऐसे हर साल ऑपरेशन कुछ न कुछ चलता रहा। तो कई सारे ऑपरेशन हो गए, फिर भी इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं था। और पैर के साथ साथ मेरा खाने का रूटीन बहुत गड़बड़ा गया था, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, बैठी रहती थी, दवाइयाँ इतनी थी तो मैंने खाना कम कर दिया। मेरे को दिक्कत होती थी बाहर वॉशरूम जाने में, और भी कोई ले जाने वाला नहीं था। उतनी परवरिश मम्मी लोग कितना करते, कितना कोई मेरे साथ 3 भाई बहन छोटे थे, तो इतना हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे लिए करना, वो सब कुछ कैसे हो पाता। लेकिन मैंने अपनी उस समय की सोची, आज के लिए नहीं सोची, तो जिससे मेरे को बहुत दिक्कतें होने लगी। मैं खाना खाती तो उसी समय से धीरे धीरे करके उल्टियां स्टार्ट हो गई। तो जैसे जैसे बढ़ते गई, परेशानी बढ़ते गई, फिर उसके बाद मैं गाँव में आ गई। फिर मैंने 10th भी किया। फिर मेरा 10th में तबीयत खराब हो गई थी। मैं इधर उधर जाने से शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं ही रहती थी कि मैं इतना कर पाऊं। मेरा पेपर छूट गया तो मेरा 10th का उस बार खराब हो गया। तो फिर दूसरे साल मैंने 10th फिर किया, 10th कंप्लीट होकर के फिर इंटर किया। फिर उसके बाद मेरे पेट की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ते गई। फिर मेरी सिस्टर की शादी थी, मैं सिस्टर की शादी में घर चले गई थी गाँव में। तो वहाँ से उसकी शादी के बाद मेरी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, बहुत पेट में दर्द होता था और उल्टियाँ, और पैर की तो प्रॉब्लम थी, साथ में मेरे को पेट से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। फिर उसके बाद पापा ने मुझे हल्द्वानी दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि सिर्फ ठंडा दूध और हल्के हल्के
लिक्विड में कुछ जूस वूस ले सकती है और उसके बाद इसका कोई वो पाचन क्रिया खत्म हो गई है। बीए का मैंने फॉर्म डाला था, मैं एग्जाम देने आई थी, तो फिर से मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, फिर कहाँ से क्या होता। पढ़ाई मेरी हमेशा हॉस्पिटल के साथ हुई है, हॉस्पिटल से नाता ही नहीं छूटता था। सोचती थी कुछ करूं पढ़ाई, मैंने सोचा था मैं बायोलॉजी करूंगी, बायो से एक अच्छी कुछ डॉक्टर्स वाले कोर्सेज करूंगी, कुछ करूंगी, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ। 1.5 महीने तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। मेरे आहार नली से आमाशय की बीच में गैप आ गया था 2-2.5 सेंटीमीटर का, तो उसके बाद उसका ऑपरेशन करा, जो 1-2 महीने बाद तक सही रहा। फिर उसके बाद फिर से वही सिचुएशन रह गई। सिर्फ खाती थी दलिया और लिक्विड में चावल या दाल, ये सब लेते थे। फिर उसके बाद वही स्थिति आ गई। तो जैसे जैसे ये सिचुएशन होते गई, ये कम नहीं रही। फिर हम गांव में रहते थे, तो गांव से फिर पापा ने हल्द्वानी ट्रांसफर करा लिया, तो हल्द्वानी शिफ्ट हो गए। हल्द्वानी शिफ्ट होने के बाद फिर वही सब सिचुएशन चलती ही रही। फिर हॉस्पिटल दिखाना, भाई लोग पढ़ते थे तो मैं इतना सब कुछ नहीं हो पाता था। आर्थिक स्थिति बहुत हमेशा हमारी ठीक नहीं रही, फिर भी पापा ने कभी हार नहीं मानी। पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, मेरा इलाज किया। पढ़ाई भी कभी, हम गांव में सबसे अच्छे पढ़े हुए लिखे हैं, भाई बहन भी अच्छे कोर्सेज करे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के बाद भी फिर यहाँ से लालकुआ शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे पापा को सरकारी कमरा मिला था। वहाँ मेरी ऐसी सिचुएशन, खाना नहीं खाती थी, बिल्कुल दिन भर सोई रहती थी। भैया लोग ड्यूटी से आते थे, ऐसे ही करके कम एज में ही भाई लोगों ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो जॉब करते थे, तो दिन भर मेरे दूर रहती थी भाइयों से, पापा से। तो शाम को आकर के मेरे पास बैठते थे, तो मेरी सेवा में लग जाते थे। तब बहुत बुरा लगता था। हमेशा पापा की थाली में खाना खाती थी। कई महीने हो गए थे, तो पापा की थाली में खाना खाऊंगी करके, तो पापा खाते थे, थोड़ा सा मेरे लिए बचा के रखते थे। अच्छा लगता था कि पापा की थाली में मैं खाऊंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई कि मेरे से मिलने आते थे लोग, कहते थे कि ऐसे खाना क्यों खा रही है, इसके शरीर में तो लगता ही नहीं है, खाना बर्बाद क्यों कर रही है, इससे अच्छा तो ना खाए। तो मेरे जहन में भी ये आया कि यार ऐसे में जीना ही क्या है, मर जाऊंगी, नहीं खाऊंगी तो 1 दिन नहीं खाऊंगी, 2 दिन नहीं खाऊंगी। तो खाना धीरे 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 कम किया और ऐसी सिचुएशन बना ली कि बिल्कुल हाथ पैर टेढ़े हो गए, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल बिस्तर पे लेटे रहना। धीरे धीरे आवाज बंद हो गई, कई महीनों तक मेरी आवाज बंद रही। बाहर जैसे लेके जाते थे तो नहाना मेरे को रोज होता था और पूजा करनी होती थी। जैसे मेरे को गोद में उठा के लेके जाते थे और अंदर ला करके फिर पूजा करना, फिर खाना खाना, फिर वही वॉमिट करना, फिर बिस्तर पे लिटा देना, फिर वही दूसरे दिन 1 टाइम का खाना, फिर धीरे धीरे कम करना। बिल्कुल आहार खत्म हो गया था। ऐसे सिचुएशन में एक दिन सांसें चल रही थी, लेकिन हड्डियों का ढांचा था, और वो हड्डियों का ढांचा बिल्कुल कोई काम नहीं, कोई होश में, चेतना में नहीं थी मैं। एक दिन ऐसा आया कि घर वालों ने सोचा कि अब तो ये लास्ट है, और बेहोश हो गई। तो लोगों ने सोचा कि अब ये नहीं रही इस दुनिया में। बेड से नीचे उतार दिया। आगे का सारे घर वालों को, सारे रिश्तेदारों को बुला करके ये सब देखते रहे कि इसके प्राण कब निकलते हैं। 3 दिन तक यही सब प्रोसेस रहा। बाद में मेरे को बताया जाता था, मेरे को तो कोई होश नहीं था। तो ये सब चीजें होने के बाद भी फिर भी धीरे 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 करके एक टाइम थोड़ा थोड़ा लिक्विड में पानी डालते थे गले में, सब कुछ। पीछे से मेरे भाई लोग मेरे को ना भागवत गीता सुनाते थे। तो उसमें भागवत गीता जो सुनता है ना, उसको या तो जीना या फिर मौत, वो सब दोनों चीजें मिलती हैं। तो कैसे जिया जाता है, कैसे उसमें मौत आती है, वो सब चीजें भागवत से हमको सब कुछ पता चल जाता है। महाभारत आता था टीवी पे, भैया ने भागवत गीता टीवी पे लगा दी। तो भागवत गीता सुनते सुनते कुछ ऐसा एपिसोड, कोई ऐसा वो आया कि उसमें मैंने देखा कि इंसान की मौत तो जब आनी है तभी आनी है, हम उसको अपने हाथ से नहीं मौत ला सकते हैं। तो मैंने कहा अगर जीना ही है तो अच्छे से जिए। तो धीरे 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 करके मैं अपने अंदर ही उसको अपने ऊपर फॉलो करने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि मेरी आवाज भी निकल गई, बोलने लग गई थी बच्चों की तरह, उठने लग गई थी, और मेरे को उठाते थे, बैठाते थे, योगा करती थी सुबह। जैसे 9 महीने के बच्चे को धीरे 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 प्रोग्रेस करता है,
बढ़ता है, वैसे करके मेरा रिगार्ड हुआ कि मैं कैसे ठीक हुई, 9 महीने में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सेम वही सिचुएशन थी जैसे पैदा होने के बाद एक बच्चा 9-10 महीने में खड़ा होता है, बोलता है। वही सिचुएशन सेम मेरी रही कि 9 महीने में मैं कैसे उठी, खड़ी हुई, बोली, रगड़ रगड़ के जैसे बच्चे चलते हैं वैसे रगड़ रगड़ के चलती थी। वैसे आहार का था, खान पान का था, वैसे ही करके मैंने खाना स्टार्ट किया और जब जाके थोड़ी सी मेरी डाइट बढ़ गई तब तक। तो ये सब चीजें चलते ही रही लाइफ में और मैंने तब दिमाग में ये सोचा कि मैं कुछ करूंगी और सोचती थी कि पद्मिनी नाम का मेरा पार्लर हो। तो पद्मिनी नाम कैसे मैंने चुना? प से पी फॉर मेरे पापा का नाम आता है पीताम्बर, डी से मेरा नाम मम्मा का आता है, मम्मी का आता है दीपा, और एन फॉर आता है निर्मल और एम फॉर आता है मनी। पापा मम्मी की निर्मल मनी, पीताम्बर और दीपा की निर्मल मनी, ये मेरे पार्लर का नाम था। तो दोस्तों मैंने कभी हार नहीं मानी। तो मैं जैसे ठीक हुई तो फिर मैंने चलना स्टार्ट कर दिया था। आंखें भी कमजोर थी, चश्मा बना लिया, हाथ में बैसाखी आ गई। कई लोग मेरे को बोलते थे, और इतनी कमजोर थी, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, आंखों में चश्मा, हाथ में बैसाखी। तो दोस्तों मैंने कैसा फेस किया होगा, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ी, क्या क्या मेरे को बोला होगा। तो लोग मेरे को देख करके ऐसे है बैसाखी से चलती है, कभी कोई डूणी बोलता था। स्कूल टाइम पे मैंने बहुत फेस किया था कि मेरे को बंदूकधारी बोला जाता था कि मेरी बैसाखी थी। और तो और मुझे तो बोलते ही थे, मेरी बहन को तक बोलते थे बंदूकधारी की बहन। मैंने बहुत कुछ फेस किया। और डूणी किस शब्द से मतलब कैसा लगता है, कैसा आता है जहन में। ना मेरा कोई दोस्त बना, मैं अपने दोस्त बनाती ही नहीं थी क्योंकि मुझे ये सारी सब चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। लगता था मन में, दिमाग में, जहन में आता था कि मैं तो ऐसी हूँ, मेरा दोस्त कोई नहीं बनेगा, कि मेरे को इस नज़र से देखा जाता है तो मैं नहीं बनूंगी दोस्त। जब मैं थोड़ा ठीक हो गई तो मैंने पार्लर के लिए सोचा ही था। फिर मैंने पता किया कि पार्लर कहाँ से कैसे किया जाए। एक बार मेरे को किसी ने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कोर्सेज आते हैं NGO से, ऐसे करके। तो फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया, 1 साल का किया। फिर उसके बाद 1 साल का फिर किया। तो दुकान खोलने का कहीं ऑप्शन नहीं था, तब हम लोग सरकारी उस क्वार्टर में रहते थे। उसके बाद जब घर बन गया तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। तो 2 भाई रहते थे साथ में, और मम्मी और पापा लालकुआ में रहते थे सरकारी क्वार्टर में, और हम घर में रहते थे अपने, जो 3 पानी में बन गया था। तो वहाँ से भाई लोग पढ़ाई ड्यूटी जो भी करते थे वहीं से करते थे, और मैं सुबह को अपना सारा काम करती थी, पूजा करती थी। सुबह उठ करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर मैं भगवान की सेवा में अपना योगदान देती थी। फिर उसके बाद खाना बनाना, झाड़ू पोछा, जो भी जितना भी मेरे से बन पड़ता था वो सब मैं करती थी। फिर उसके बाद जैसे दिन का टाइम होता था तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करती थी। 1 से 6 क्लास तक के बच्चों को मैं पढ़ा लिया करती थी और बड़ी क्लास के बच्चों को भाई पढ़ाता था। तो ऐसे ऐसे ट्यूशन से थोड़ा पैसे जुटाते थे, थोड़ा सा ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद एक दिन मेरी दोस्त जो पार्लर में थी, आंटी थी, तो मेरी बहुत अच्छी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि साथ देते हैं और बेचारी ना समझ करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है उस समय कि हमको एक सांस देने वाला कोई मिल जाता है, तो हमारी जो अंदर की एनर्जी होती है वो दुगनी हो जाती है। तो तब जाके मैंने पार्लर का थोड़ा सामान जुटाया। पैसे भी नहीं थे, जो दिव्यांग पेंशन आती थी वो अकाउंट में थी। तो ऐसे करके एटीएम चलाना नहीं आता, जो दुकान वाले भैया थे उन्होंने मेरा एटीएम से पैसे निकाल करके वो मेरे को सामान दिलाया, और मैं ला करके एक अलमारी में मैंने सामान सेट कर दिया। तो ऐसे करके मेरा पार्लर स्टार्ट हो गया था। और फिर एक बार पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो बहुत भयानक स्थिति हो गई थी। तो पापा लोग भी फिर घर में शिफ्ट हो गए थे 3 पानी में। फिर उसके बाद एक चाचा का बेटा और एक मामा की बेटी हमारे साथ रहने लगे, जो दोनों में से आज हमारे बीच नहीं है। वो सारा सब भगवान जी को ही सब कुछ ये किया हुआ है, उसके आगे कोई हम कुछ नहीं है। तो वो दोनों साथ में रहते थे, पढ़ाई करते थे। जो मामा की बेटी थी उसने ग्रेजुएशन हमारे यहाँ से करा। तो जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरा भी मन किया पढ़ाई कर लूँ दोबारा से, तो मैंने उसके साथ ग्रेजुएशन कर लिया। फिर भाइयों की शादी हो गई, तो घर के अंदर पार्लर खोलना अच्छा नहीं लगा, तो मेरा पार्लर फिर बाहर शिफ्ट कर दिया।
तो बाहर की साइड से कस्टमर भी बढ़ने लगे। बाहर मेरे को बुकिंग भी आती थी, मैं जाती थी। और जैसे भैया की शादी हुई उसके कुछ ही महीनों बाद फिर मैंने ऑनलाइन अपनी स्कूटी के लिए अप्लाई करा था, तो स्कूटी मुझे मिल गई। स्कूटी जहाँ मिली मुझे तो मेरे पंख लग गए, ऐसे मैं उड़ती हूँ, मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। ये मुझे लगता है मैं कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ती हूँ कि जहाँ से मैं फुर्र ना उड़ूँ। और जब घर वालों की शॉपिंग करानी होती है, घर वालों का अपना घर का सामान लाना होता है, कोई किसी को तकलीफ होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहती हूँ। तो जैसे जैसे ये सब होते रहा, मैं हर काम में हमेशा आगे रहती हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम मैंने एक सरकारी स्कूल में धौलाखेड़ा में मैंने एक कौशलम कार्यक्रम में मैंने बच्चों को ऐपण की प्रशिक्षण भी दिया। मैं सारे कामों में कोई काम ऐसे अछूते नहीं है, मैं सब में आगे रहती हूँ और करती हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पीछे से यही बोलते हैं कि ये तो दिव्यांग है, ये क्या कर लेगी। कभी बस में जाती हूँ तो बस वाला गाड़ी नहीं रोकता है। पार्लर करती थी तो जाती थी, बहुत दूर था, 3 किलोमीटर पैदल जाना होता था अंदर को, ऑटो से उतर करके, डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलते थे तो वहां से पैदल जाती थी। कभी स्कूटी वाले से लिफ्ट लेने की सोचती थी तो बस आके देख करके यार ये तो ऐसी है, वहां पर कभी लिफ्ट नहीं मिलते थे। जो स्मार्ट लोग होते थे यही मन में आता था कि यार स्मार्ट लोगों के लिए लिफ्ट भी रहता है, सब कुछ होता है। तो पता नहीं कैसे कैसे पड़ाव रहते होंगे। और बड़े से बड़े लोग इतने बहुत छोटी नजर से हमको देखते हैं कि यार ये तो ऐसे ही है। मैं एक बार मेहंदी प्रतियोगिता में गई थी, साथ में मेरे पापा थे, जबकि मेरे को पत्रकार ने बोल दिया था कि इसका फर्स्ट आना है। मैं मेहंदी भी लगाती थी, मैं उसमें अपनी थीम रखती थी तो उस थीम के अकॉर्डिंग लगाती थी। तो वहां पर मैं फर्स्ट आई थी, पत्रकार ने मेरे को बोल दिया था और जो वहां की जज थी उन्होंने मेरे को बोला था। लेकिन जो जिस समिति ने वो प्रोग्राम करवाया था वो समिति सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाती थी। तो ऐसे में मेरे को क्या फेस नहीं करा। चलो मैंने बनाया था, कोई दुख नहीं। पापा ने जब सुना अपने कानों से, पापा ने बिल्कुल सारे प्रोग्रामों में जाना बंद कर दिया। बोला बेटा कि तुम अपना मजाक बनाने के लिए मत जाया करो, जहाँ पर तुम मजाक बनते हो वहां पर जा करके तुम्हें दुख होता है, इसलिए तुम मत जाया करो, तुम्हें पता है तुम किस लेवल पर काम करते हो। पापा ने तो पैर भी मेरा इसलिए सही कराने में इतनी मेहनत जुटाई, इतना सब कुछ किया। कहते थे बेटा मैं तुझे समाज के सामने, सबके सामने खड़ा होना, मतलब सबके साथ खड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ, आम लोगों की तरह। उन्होंने भरसक प्रयास किया। अब हम किस्मत को दोष दें या अपनी दिव्यांगता को दोष दें या दूसरों के नजरिए को दोष दें, दोस्त किसी का नहीं है, लेकिन हम सबसे आगे हैं, डट कर इसका सामना करेंगे। तो आज ऐसे ही मुझे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है रेडियो चैनल पे काम करने के लिए, जिसमें मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ और बच्चों के लिए कहानियाँ लेके आती हूँ। नई नई प्रेरणादायक कहानियाँ रहती हैं बच्चों के। सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी पे जो बच्चों के लिए कार्यक्रम आता है उस पे मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, कहानियाँ करती हूँ उनके लिए, और पत्रकारिता में इंटर्नशिप कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बहुत संघर्षों के बाद जो आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने बहुत पड़ाव देखे, बहुत कष्ट सहे, पता नहीं कैसे कैसे पड़ावों से मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, एक ऐसा संवेदनशील बनाए हमें कि हम आगे बढ़ें। हमें देना है तो साथ दो, हमें हमारी भावनाओं को कुचलने की कोशिश ना करें, हमारे जज्बातों के साथ ना खेलें। कि कोई भी दिव्यांग है तो उसकी लाचारिता पे तरस मत खाइए, उसका सपोर्ट कीजिए, उसको साथ दें, उसको साथ की जरूरत है। वो हमेशा बहुत आगे बढ़ेगा। अगर आप उसका साथ देंगे तो बहुत आगे बढ़ेगा। एक नॉर्मल इंसान को साथ दे करके तुम वो गलती करते हो जो तुम्हें कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वो दिव्यांगता उसकी, तुम्हारा कितना नाम होगा, कितना सब कुछ होगा। वो जो एक आदमी पे, एक नॉर्मल इंसान पे आपका उतनी क्षमता नहीं रहती है जितनी एक दिव्यांग इंसान पर। एक कम आंख देखने वाला इंसान, उसकी माइंड में वो सारी शक्तियां भर देता है। वो आंखें बंद करके भी देख सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, सूंघ सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट एक
नॉर्मल इंसान वो सब चीज़ें नहीं कर सकता है, इसलिए उसको कभी दिव्यांग ना समझें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का साथ और प्यार दिव्यांग लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा और एक सपोर्ट बन के रहे। धन्यवाद।